देखो सीएनसी सुनते ही दिमाग में बस एक ही चीज आती है, कटिंग कटिंग कटिंग। ये काटो वो काटो, ऐसे काटो वैसे काटो, बस काटते रहो। ओके भाई, मैं काट काट के। इसलिए आज की क्लास में हम मशीनिंग से हटकर उस प्रोसेस की बात करेंगे जो दुनिया को जोड़ कर रखता है, और वो है वेल्डिंग। अब हो सकता है ज्यादातर लड़के कहें यार ये क्या बात हुई, हम ठहरे मशीनिस्ट, हम वेल्डिंग के बारे में क्यों जाने, वो तो वेल्डर करेंगे ना। भाई अगर आप अपने आसपास देखोगे, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं उसका स्टील स्ट्रक्चर, जिस गाड़ी से, जिस बस में आप ट्रैवल करते हैं, जिस ब्रिज से आप नदी क्रॉस करते हैं, यहाँ तक कि आपके घर के रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन्स, ये सब वेल्डिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर वेल्डिंग ना होती तो हमें हर चीज को नट बोल्ट या फिर रिवेट से जोड़ना पड़ता, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर जगह। अब सोचो अगर एक बड़ी शिप या फिर सबमरीन को हमें सिर्फ नट एंड बोल्ट से जोड़ना हो तो क्या वो पानी का प्रेशर, जबरदस्त प्रेशर झेल पाएगी? बिल्कुल नहीं भाई, पानी में जाते लीक हो जाएगी और साथ ही डूब जाएगी। वेल्डिंग हमें लीक प्रूफ जॉइंट देता है, वेट कम करता है क्योंकि रिवेट्स और बोल्ट का एक्स्ट्रा वेट हट जाता है, और डिजाइन में फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि हम कॉम्प्लेक्स शेप्स बना सके। आज की इंडस्ट्री में चाहे वो एरोस्पेस हो, ऑटोमोटिव हो या फिर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो, हर जगह वेल्डिंग का यूज होता ही है, और इसलिए एक स्किल्ड इंजीनियर को इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। डेप्थ में मतलब, लेकिन बेसिक नॉलेज तो पता नहीं चाहिए ना किस तरह की वेल्डिंग क्या करती है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के टॉप 13 मोस्टली यूज्ड वेल्डिंग प्रोसेसेस के बारे में। हम जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, कहां यूज किए जाते हैं, इनकी क्या खासियत है और कहां इन्हें यूज नहीं किया जाता। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले अपने पेशेंस को काबू करके थोड़ा सा टाइम ये समझने में लगाएं कि वेल्डिंग असल में है क्या। हमें तो पता है जी, नहीं पता गारंटी देता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग इसे सिर्फ लोहा चिपकाना समझते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा टेक्निकल प्रोसेस है। अगर हम किताबी भाषा से हटकर शॉप फ्लोर की भाषा में बात करें तो वेल्डिंग का सीधा सा मतलब है दो अलग अलग मटेरियल्स को, जो ज्यादातर मेटल्स या फिर थर्मोप्लास्टिक होते हैं, उन्हें हाई हीट या प्रेशर का यूज करके आपस में हमेशा के लिए जोड़ देना, यानी एक परमानेंट बॉन्ड। तो आप कहोगे अभी तो कह रहे थे जोड़ना नहीं होता इसका मतलब, लेकिन ये सिर्फ ग्लू लगाने जैसा नहीं है। जहां आपने दो चीजों को चिपका दिया है, बस सरफेस लेवल पर हल्का सा ग्लू हटाया, वैसे की वैसे चीजें हट जाएंगी। लेकिन वेल्डिंग में हम बेस मेटल को पिघलाते हैं, यानी मेल्ट करते हैं, और अक्सर एक फिलर मटेरियल को ऐड करते हैं जो पिघल कर एक पूल बनाता है, जिसे हम वेल्ड पूल कहते हैं। जब ये पूल ठंडा होता है तो ये एक ऐसा जॉइंट बनाता है जो अक्सर बेस मटेरियल से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब अगर आप उस पार्ट को तोड़ने की कोशिश करोगे ना तो वो वेल्ड नहीं टूटेगा, साइड से चाहे पार्ट टूट जाए। तो वेल्डिंग चिपकाने से टोटली अलग है। तो जब हम वेल्डिंग की साइंस को जान चुके हैं तो लेट्स गो टू अवर लिस्ट। तो वेल्डिंग प्रोसेस की लिस्ट में नंबर 1 पे आती है स्टिक वेल्डिंग, जिसे हम शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। और ये शायद वो वेल्डिंग है जो आपने सबसे ज्यादा देखी होगी। इसका नाम स्टिक वेल्डिंग इसलिए है क्योंकि इसमें एक लंबी सी डंडी या फिर स्टिक यूज होती है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल लेकिन काफी इफेक्टिव। इसमें हम एक मेटल रोड यूज करते हैं जिसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोड सिर्फ लोहे की तार नहीं होती, बल्कि इसके ऊपर एक खास केमिकल की कोटिंग होती है जिसे हम फ्लक्स कहते हैं। जब हम इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के साथ टच करते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होता है और एक जबरदस्त चिंगारी यानी कि आर्क जनरेट होती है। ये आर्क कितनी गर्म होती है कि ये इलेक्ट्रोड और बेस मेटल दोनों को पिघला देती है। इलेक्ट्रोड का मेटल पिघलकर जॉइंट में भर जाता है और जो फ्लक्स कोटिंग होती है वो जलकर गैस बन जाती है। वेल्ड पूल को हवा की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से भी प्रोटेक्ट करता है ये फ्लक्स। ठंडा होने के बाद ये फ्लक्स स्लैग बनकर वेल्ड के ऊपर जम जाता है। इसे बाद में क्लिपिंग हैमर से हटाना पड़ता है ताकि हमें साफ वेल्ड दिखाई दे। इस प्रोसेस की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक बहुत ही वर्सेटाइल और पोर्टेबल है। मतलब स्टिक वेल्डिंग की मशीन छोटी है और इसे आप कहीं भी ले जा सकते हो, किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर, खेत में या फिर रोड के किनारे जहां पे ट्रक रिपेयर हो रहे हो, डजंट मैटर। इसलिए मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क के लिए नंबर 1 चॉइस है। और ये सस्ती भी बहुत होती है। मैंने भी घर में एक लेकर रखी है, वैसे प्रैक्टिस करता रहता हूं। लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं जिनकी वजह से हम इसे हर जगह यूज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोसेस स्लो है, काफी प्रोडक्टिविटी कम करता है क्योंकि इलेक्ट्रोड की लंबाई फिक्स होती है। जैसे एक स्टिक खत्म हुई, वेल्डर को रुकना पड़ता है, पुराना टुकड़ा फेंकना पड़ता है और नया इलेक्ट्रोड लगाना पड़ता है दोबारा। इस स्टार्ट स्टॉप साइकिल की वजह से प्रोडक्शन टाइम बढ़ जाता है। दूसरा, इसमें स्लैग इंक्लूजन का खतरा रहता है। व्हाट इज दैट? अगर आपने स्लैग को अच्छे से साफ नहीं किया और उसके ऊपर दूसरा वेल्ड मार दिया तो वो स्लैग अंदर फंस जाएगा और वेल्ड को कमजोर कर देगा, जो बाद में टूट भी सकता है। तो ये थोड़ी सी परेशानी है। लिस्ट में नंबर 2 पे आती है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। अब ये सुनने में थोड़ी सी अजीब लग सकती है, लेकिन ये हैवी इंडस्ट्री का किंग है। लिटरली कंपनियों में यही चलती है भाई। सबमर्ज्ड का मतलब होता है वैसे डूबा हुआ, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी लगभग वैसा ही है। इसमें आर्क हमें दिखाई नहीं देती और ना ही कोई चिंगारी उड़ती हुई दिखती है क्योंकि वो फ्लक्स के एक ढेर के नीचे छुपी होती है। इसमें एक कंटिन्यूस वायर फीड करते हैं जो इलेक्ट्रोड का काम करती है, और उसके आगे आगे एक ट्यूब से दानेदार फ्लक्स जो रेत जैसा दिखाई देता है गिरता रहता है। आर्क इस फ्लक्स के नीचे जलती है और मेटल को पिघला
पिघलाती है। फ्लक्स पिघलकर वेल्ड पूल को प्रोटेक्ट करता है और स्लैग बनाता है जो बाद में आसानी से हट जाता है। क्योंकि आर्क ढकी हुई होती है, इसमें से कोई चिंगारी या धुआं बाहर नहीं आता और वेल्डर को हेलमेट पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस सेफ्टी ग्लासेस काफी होते हैं उसके लिए। नहीं तो बड़े बड़े हेलमेट लेके ब्लैक से बेचारे लगे होते हैं। मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं खुद करता हूँ वेल्डिंग तो मुझे दिखता ही नहीं कहाँ टांका लगा दी। इस वेल्डिंग की खासियत ये है कि ये हैवी फैब्रिकेशन और मोटी प्लेट्स के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस है। इससे हम बहुत गहरा और कंटिन्यूस वेल्ड लगा सकते हैं बिना रुके, क्योंकि वायर रोल से आती है। इसका डिपोजिशन रेट यानी मेटल भरने की स्पीड बहुत हाई होती है, जो इसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फास्ट बनाती है। क्वालिटी की बात करें तो इससे बेहतर और क्लीन वेल्ड शायद ही कोई और प्रोसेस दे पाए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन का कोई चांस नहीं होता। सारा काम फ्लक्स के अंदर हो रहा है। ये मोस्टली ऑटोमेटिक होता है, मशीन खुद चलती है, तो ऑपरेटर की स्किल पर डिपेंडेंसी थोड़ी सी खत्म हो जाती है। जबकि आर्क वेल्डिंग के लिए आपको थोड़ी सी स्किल चाहिए और इसमें ह्यूमन एरर का कोई चांस नहीं होता, जिससे हर एक वेल्ड परफेक्ट बनता है। लेकिन इसकी खामियां ये हैं कि इसे हम सिर्फ फ्लैट पोजीशन में ही यूज कर सकते हैं, यानी जमीन पर रखी हुई चीजों पर, क्योंकि फ्लक्स दाने के फॉर्म में होता है। अगर हम वर्टिकल या फिर ओवरहेड वर्किंग करने की कोशिश करेंगे इस प्रोसेस से, तो ग्रेविटी की वजह से फ्लक्स गिर जाएगा और आर्क नंगी हो जाएगी बेचारी, जिससे वेल्ड खराब हो जाएगा। इसलिए सिर्फ पाइप को रोटेट करके या बड़े टैंक और शिप्स के फ्लोर प्लेट्स को वेल्ड करने के लिए यूज होता है, और थोड़ी महंगी भी है, ये काफी महंगी है वैसे थोड़ी। नंबर 3 पे आती है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ये वो वेल्डिंग है जो आपने अक्सर अपने मोहल्ले के कार रिपेयर शॉप, साइकिल रिपेयर वाले या फिर साइलेंसर रिपेयर वाले के पास देखी होगी। मैं जब अपनी गाड़ी का साइलेंसर रिपेयर करवाने गया, जिसमें वो काला चश्मा पहनकर एक फ्लेम यूज करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रिकल नहीं बल्कि केमिकल रिएक्शन पर बेस्ड है। इसमें हम दो गैसेस ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन को मिक्स करके जलाते हैं। एसिटिलीन जब ऑक्सीजन के साथ जलती है तो ये धरती का सबसे गर्म फ्लेम लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस पैदा करती है। इस फ्लेम से हम मेटल को पिघलाते हैं और अगर जरूरत हो तो अलग से एक फिलर रोड हाथ से ऐड करते हैं ताकि गैप भरा जा सके। ये प्रोसेस सिर्फ वेल्डिंग ही नहीं बल्कि कटिंग के लिए भी यूज होता है। मोटी मोटी प्लेट इससे काटते हैं। इस प्रोसेस की खासियत इसकी सिंप्लिसिटी और कंट्रोल है। वेल्डर के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है कि वो कितनी हीट देना चाहता है और कितना मेटल ऐड करना चाहता है। वो फ्लेम को कम या ज्यादा कर सकता है, और जैसे मैंने बताया कि ये वेल्डिंग के अलावा मेटल को काटने और गर्म करके मोड़ने के लिए भी यूज होता है। और इसका सेटअप काफी सस्ता होता है, ज्यादा बड़ी बात है नहीं, इतनी महंगी नहीं। खामियों की बात करें तो ये आजकल इंडस्ट्री प्रोडक्शन में कम यूज होती है, क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। फ्लेम से मेटल पिघलने में टाइम लगता है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक आर्क। हीट अफेक्टेड जोन बहुत ज्यादा बनता है, यानी वेल्ड के आसपास के मेटल भी बहुत गर्म हो जाता है, जिससे डिस्टोर्शन की प्रॉब्लम आती है। टेढ़े मेढ़े होते हैं पार्ट। इतना सा वेल्ड करो, साइड से पार्ट ऊपर नीचे हो रहा है गर्मी की वजह से। एंड ऑफ कोर्स साथ में 2-2 सिलेंडर पड़े हैं, तो थोड़ा सा खतरा भी रहता है इंडस्ट्रीज में। अब नंबर 4 पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जोड़ने की बजाय काटने यानी कि सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो और आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, चीजें सीखना चाहते हो, तो सीएनसी के फंडामेंटल्स को सीखने के लिए मैं आपके लिए लेके आऊंगा मेरा सीएनसी टर्निंग का फुल फ्लैज ऑनलाइन कोर्स, जो आपको मेरी वेबसाइट macaveda.com पे मिल जाएगा। वहां पे मेरे और भी काफी छोटे छोटे कोर्सेज हैं, फ्री में हैं जो, और पेड कोर्सेज भी हैं, वो आप देख सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन हैं उनके लिए जो सीएनसी को बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल की चीजें सिखाऊंगा विद सिमुलेटर। ये कोर्सेज प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आते हैं, इसलिए टाइम का कोई झंझट नहीं है। आप घर बैठे बैठे कभी भी कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हो। तो अभी मेरी वेबसाइट पे जाके कोर्स चेकआउट जरूर करें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारी मैकवेदा सीएनसी क्लासेस की एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने फोन में रखिए। मैं छोटे छोटे फ्री कोर्सेज डालता रहता हूँ या फिर पेड कोर्सेज भी डालता रहता हूँ। आप वहां से आकर डाउनलोड कर सकते हो और वहां से एक्सेस करते हो। तो एटलीस्ट एंड्रॉइड वाले एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करके अपने फोन में तो कम से कम जरूर है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। एंड नंबर 4 पे आती है टिग यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। अब ये वाली वेल्डिंग है वेल्डिंग की दुनिया की आर्टिस्ट, जिसे सबसे सफाई वाला वेल्डिंग प्रोसेस माना जाता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बाकी सबसे अलग है। इसमें हम एक नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रोड पिघलता नहीं और वेल्ड में मिक्स नहीं होता। ये सिर्फ आर्क पैदा करता है हीट के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे बल्ब का फिलामेंट होता है। वेल्ड पूल को ऑक्सीजन से बचाने के लिए हम आर्गन या फिर हीलियम गैस का यूज करते हैं जो टॉर्च से निकलती है। अगर फिलर मेटल की जरूरत होती है तो वेल्डर उसे अपने दूसरे हाथ से अलग से ड्रॉप करके डालता है, जिसके लिए जबरदस्त कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, मतलब स्किल बहुत चाहिए होती है टिग वेल्डिंग करने के लिए। टिग वेल्डिंग की खासियत है इसकी स्प्रीम क्वालिटी और प्रिसीशन। इससे जो वेल्ड बनती है ना वो देखने में बहुत साफ और सुंदर दिखती है, जैसे सिक्कों की ढेरी बना रखी हो, एकदम लिशकती पुशकती चिकनी और शाइनी। इसलिए ये वहां यूज होती है जहां वेल्ड की लुक मैटर करती है और सफाई चाहिए, जैसे सुपर बाइक के एग्जॉस्ट हो गए, एरोस्पेस पार्ट्स हो गए, फूड इंडस्ट्री के टैंक्स हो गए, या फिर स्टेनलेस स्टील की रेलिंग्स वगैरह में। ये किसी भी मेटल को वेल्ड कर सकती है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, स्टेनलेस स्टील, एनीथिंग। इवन इंजेक्शन मोल्ड में अगर मोल्ड खराब हो जाए तो यही वेल्डिंग भर के दोबारा
मशीन किया जाता है उसे रिपेयर करने के लिए। लेकिन हर अच्छी चीज़ की कीमत होती है। टिग वेल्डिंग की खामियां ये हैं कि ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है। वेल्डर को एक एक बूंद मेटल पिघलाना पड़ता है और वेल्डर को हाई स्किल चाहिए होती है। एक हाथ टॉर्च पर, दूसरा फिलर पर और पैर पर फुट पैडल, मतलब पूरा कंट्रोल करना पड़ता है उसे, जैसे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हो, नीचे पैर से कंट्रोल कर रहा है, ऊपर से हाथों से कंट्रोल कर रहा है। मतलब इट्स रियली डिफिकल्ट, तो स्किल काफी चाहिए। नंबर 5 पे आती है मिग यानी गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। अब ये है इंडस्ट्री का घोड़ा, यानी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में यूज होने वाला प्रोसेस। अगर आप किसी कार फैक्ट्री में जाएंगे तो आपको यही दिखेगा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल स्टिक वेल्डिंग और टिग वेल्डिंग का मिक्स कह सकते हैं। इसमें एक वायर रोल होता है जो ऑटोमेटिकली मशीन से निकलकर गन तक आता है। ये वायर इलेक्ट्रोड का काम करती है, यानी पिघल कर वेल्ड में भरना, और साथ ही साथ गन से शील्डिंग गैस भी निकलती है जो हवा को दूर रखती है। अगर गैस इनर्ट है जैसे कि आर्गन तो इसे मिग यानी कि मेटल इनर्ट गैस कहते हैं। अगर गैस एक्टिव है जैसे कि CO2 तो मैग कहते हैं इसे, पर मशीन सेम ही होती है। अब जैसे मैंने बताया, मिग वेल्डिंग की खासियत है स्पीड और ईज ऑफ यूज। इसमें आपको बार बार इलेक्ट्रोड बदलने की जरूरत नहीं होती, बस ट्रिगर दबाओ और वेल्ड करते जाओ जब तक रोल खत्म ना हो। लोग इसे पॉइंट एंड शूट कैमरे की तरह यूज करते हैं, बस निशाना लगाओ और चला दो। थिन शीट से लेकर मीडियम थिकनेस तक ये बहुत अच्छा काम करती है और हर पोजीशन में चलती है। खामियों की बात करें तो ये खुली हवा में काम नहीं करती। थोड़ी सी भी हवा चली तो शील्डिंग गैस उड़ जाएगी और वेल्ड में पोरोसिटी यानी कि छेद आ जाएंगे। इसलिए साइट वर्क के लिए ये बेकार है, बाहर नहीं कर सकते इसे। इंडस्ट्री में लगा होना चाहिए इसका जो है सारा हिसाब किताब। इक्विपमेंट थोड़ा सा भारी होता है क्योंकि वायर फीडर और गैस सिलेंडर साथ में चाहिए, तो इसे मूव करना भी मुश्किल होता है। गन के अंदर मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो कभी कभी वायर को जाम कर देते हैं, तो प्रोडक्शन रोक सकता है ये, और मेंटेनेंस भी मांगता है ये साथ साथ। नंबर 6 पे आती है स्पोर्ट वेल्डिंग। ये प्रोसेस खास तौर पर शीट मेटल के लिए बना है और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की जान है लिटरली। इसका वर्किंग प्रिंसिपल रेजिस्टेंस हीटिंग पर चलता है। इसमें कोई आर्क नहीं होती। दो मेटल शीट को दो कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच में रखा जाता है, जैसे किसी चिमटी के बीच में रखा जाता हो। इलेक्ट्रोड उसको जोर से दबाते हैं और फिर बहुत हाई करंट पास करते हैं। मेटल की अपनी रेजिस्टेंस की वजह से हीट पैदा होती है और वो पॉइंट पिघल कर जुड़ जाता है। इसमें कोई फिलर मटेरियल नहीं चाहिए और ना ही कोई गैस चाहिए। इसकी खासियत है इसकी एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड। ये 1 सेकंड से भी कम टाइम में वेल्ड कर देती है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री लिटरली इसी पे ही जिंदा है। एक कार बॉडी में हजारों स्पोर्ट वेल्ड होते हैं जो रोबोट्स करते हैं। ये सस्ता और फिनिश भी होता है और काफी क्लीन भी रहता है। कोई एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर नहीं निकालना, सिंस रोबोट इसे इजीली कर सकता है। ये मास प्रोडक्शन के लिए भी परफेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम इसकी सिर्फ ये है कि इससे सिर्फ लैप जॉइंट यानी कि एक के ऊपर एक रख कर ही लगाया जा सकता है, बट जॉइंट नहीं लग सकते इससे। ये एयर टाइट या फिर वाटर टाइट सील नहीं देता क्योंकि ये सिर्फ पॉइंट से जुड़ा होता है। बीच में गैप रह सकता है जहां से पानी या फिर हवा निकल सके। इक्विपमेंट महंगे होते हैं और हैवी करंट डिमांड करते हैं, और अगर शीट ज्यादा मोटी हो तो ये काम नहीं करते। पतली पतली शीट में ही आप स्पोर्ट वेल्ड लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 20 mm की शीट उठाई और उसे जोड़ने चाहिए। नंबर 7 पे आती है सीम वेल्डिंग। अगर आपको स्पोर्ट वेल्डिंग समझ आ गई है तो सीम वेल्डिंग उसका बड़ा भाई ही है जो लीक प्रूफ जॉइंट बनाता है। वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, हीट और प्रेशर। फर्क बस ये है कि इसमें पॉइंटेड इलेक्ट्रोड की जगह घूमने वाले व्हील्स होते हैं। शीट इन रोलर्स के बीच से गुजरती है और कंटिन्यूस करंट पास होता है। ये रुक रुक कर भी पास हो सकता है, मतलब अगर कंटिन्यूस नहीं दे रही हो, जिससे एक कंटिन्यूस लाइन वेल्ड बनता है, सेम जैसे सिलाई मशीन कपड़ों पर बनाती है। इसकी खासियत ये है कि ये लीक प्रूफ जॉइंट बनाता है, इसलिए ये फ्यूल टैंक, ड्रम्स, कैन्स और रेडिएटर्स बनाने के लिए यूज होता है जहां हमें चाहिए कि लिक्विड या फिर गैस लीक ना हो। काफी फास्ट होता है, ऑटोमेशन के साथ बहुत अच्छे से काम करता है ये वेल्डिंग प्रोसेस। लेकिन अगेन खामियां वही है सेम, सिर्फ पतली शीट्स और फिर लैप जॉइंट के लिए ही लिमिटेड है। नंबर 8 पे आती है लेजर वेल्डिंग। अब हम हाई टेक जोन में आ रहे हैं धीरे धीरे, जहां पे साईफाई जैसी टेक्नोलॉजीज। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, इसमें लाइट की एनर्जी को एक एक्सट्रीमली बारीक बीम में फोकस किया जाता है। ये बीम इतनी इंटेंस होती है कि मेटल को तुरंत पिघला देती है, कभी कभी वेपोराइज भी कर देती है, इतना गर्म कर देती है, जिसे की होल इफेक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिससे बहुत गहरा और पतला वेल्ड बनाया जा सकता है। इसकी खासियत है प्रिसीशन और स्पीड। ये सुई की नोक जितना पतला वेल्ड बना सकती है। हीट इफेक्टेड जोन बहुत कम होता है, मतलब आसपास के मेटल गर्म नहीं होते और पार्ट रैप नहीं होता, जो डेलिकेट पार्ट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्न कार बॉडीज में जहां हाई एक्यूरेसी चाहिए वहां ये काफी यूज होती है और ऑफ कोर्स बहुत तेज है। लेकिन इसकी जो मशीन है वो करोड़ों में आती है, इसलिए हर वर्कशॉप इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। नंबर 9 पे आती है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। ये प्रोसेस भी हाई टेक है लेकिन लेजर से
थोड़ा सा अलग है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम को हाई वोल्टेज से स्पीड देते हैं और मैग्नेटिक लेंस से फोकस करते हैं। जब ये फास्ट इलेक्ट्रॉन्स मेटल से टकराते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट में बदल जाती है, लेकिन ये सब कुछ वैक्यूम चैम्बर में करना पड़ता है ताकि हवा के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स को रोक ना लें और स्कैटर ना कर दें। इसकी खासियत है डीप पेनिट्रेशन। ये एक बार में 6 इंच मोटी स्टील प्लेट को भी आर पार वेल्ड कर सकती है बिना फैलाए। माय गॉड, जिसे की होल वेल्डिंग कहते हैं। वेल्ड बहुत ही क्लीन और प्योर होते हैं क्योंकि वैक्यूम में होते हैं तो कंटामिनेशन नहीं होती, इसलिए इंप्योरिटीज का कोई चांस ही नहीं है। एरोस्पेस और न्यूक्लियर इंडस्ट्री में जेट इंजन पार्ट्स और रिएक्टर कंपोनेंट्स के लिए यूज होते हैं ये, जहां पे फेलियर्स का कोई चांस नहीं होता, वहां पे काफी 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 यूज होता है ये मेथड। लेकिन इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है वैक्यूम चैम्बर। आपका पार्ट चैम्बर के साइज से छोटा होना चाहिए। अगर पार्ट बड़ा है तो चैम्बर भी बड़ा बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगा हो। नंबर 10 पे आती है फ्रिक्शन वेल्डिंग। अब ये बड़ी कमाल की वेल्डिंग है यार। ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, मतलब इसमें मेटल पिघलता ही नहीं, बस गर्म होकर जुड़ जाता है। सर्दी में जब आप दोनों हाथ रगड़ते हैं तो गर्म हो जाते हैं ना, वही कंसेप्ट है। एक पार्ट को घुमाया जाता है और दूसरे पार्ट को उसके साथ जोर से दबाया जाता है। फ्रिक्शन से इतनी ज्यादा हीट पैदा होती है कि मेटल सॉफ्ट हो जाता है और फिर रोटेशन को रोक कर प्रेशर बढ़ा दिया जाता है ताकि वो जुड़ जाए और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए। इसमें अलग अलग मेटल्स को भी जोड़ा जा सकता है, जैसे स्टील को एल्यूमिनियम से, जो नॉर्मल वेल्डिंग में थोड़ा सा मुश्किल। कोई धुआं नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई कंज्यूमेबल नहीं चाहिए। ये ड्रिल बिट, इंजन वॉल्स और एक्सल शाफ्ट्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसेस है। प्रोसेस बहुत ही क्लीन और फास्ट होता है, लेकिन पंगा ये है कि इससे सिर्फ मोस्टली गोल तरह के पार्ट ही वेल्ड किए जा सकते हैं जो रोटेट हो सके। रेक्टेंगल वगैरह इससे वेल्ड नहीं होते। नंबर 11 पे आती है फ्रिक्शन स्टिर वेल्डिंग। उंगलियां खत्म होगी लेकिन प्रोसेस खत्म नहीं हो रहे, और फिर कहते हैं वेल्डिंग में क्या सीखना है यार। ये फ्रिक्शन वेल्डिंग का एडवांस वर्जन है जो शीट के लिए यूज होता है और आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। इसमें पार्ट नहीं घूमता बल्कि एक घूमता हुआ टूल जॉइंट के बीच में घुसाया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। ये टूल मेटल को स्टिर यानी कि मिक्स कर देता है, जैसे हम आटे को गूंथते हैं ना, वैसे ही, बिना मेटल को पिघलाए। क्योंकि मेटल पिघलता नहीं इसलिए सॉलिड स्टेट प्रोसेस है। इसकी खासियत ये है कि ये एल्यूमिनियम अलॉयज के लिए बेस्ट है जो नॉर्मल वेल्डिंग से खराब हो जाते हैं या जिनमें क्रैक्स आ जाते हैं। क्योंकि मेटल पिघलता नहीं तो उसकी स्ट्रेंथ बनी रहती है और डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है। स्पेसएक्स के रॉकेट टैंक्स और एप्पल के आईमैक की बॉडीज जैसे प्रिसाइज पार्ट इसी से बनते हैं ताकि जॉइंट इनविजिबल रहे, दिखे ही ना कि पार्ट जोड़ा कैसे। लेकिन पार्ट को क्लैंप करने के लिए बहुत हैवी फिक्सचर चाहिए क्योंकि टूल बहुत जोर लगाता है। अगर पार्ट हल्का सा भी हिला तो टूल टूट सकता है और वेल्ड खराब भी हो सकता है। नंबर 12 पे आती है थर्मट वेल्डिंग। ये एक केमिकल मैजिक शो है जो आपने शायद वीडियोस में डेफिनेटली देखा। इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर का मिक्सचर यानी कि थर्मिट यूज होता है। जब इसे जलाया जाता है तो एक वायोलेंटली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जो पिघला हुआ आयरन बनाती है। इस मोल्टन आयरन को मोल्ड के जरिए जॉइंट में डाला जाता है जो गैप को भर देता है। ये पोर्टेबल है और बिना बिजली के काम करता है। इसका सबसे बड़ा यूज रेलवे ट्रैक्स को फील्ड में जोड़ने के लिए होता है। ये बहुत हैवी सेक्शन को एक बार में जोड़ सकता है बिना किसी मशीन के एंड जॉइंट बहुत स्ट्रांग होते हैं इसके। लेकिन पंगा यह है कि ये है वन शॉट प्रोसेस। अगर गलती हुई तो पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा, यानी मोल्ड तोड़ना पड़ेगा, दोबारा केमिकल बनाना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसलिए बड़े ध्यान से करना पड़ता है। तो फाइनली नंबर 13 पे आती है ब्रेजिंग। अच्छा, टेक्निकली ये वेल्डिंग नहीं होती क्योंकि इसमें बेस मेटल नहीं पिघलता, लेकिन ये जोड़ने का एक इंपॉर्टेंट तरीका है और सीएनसी इंडस्ट्री में काफी यूज होता है। इसमें हम एक फिलर मेटल जैसे कि ब्रास या फिर सिल्वर अलॉय यूज करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बेस मेटल से कम होता है। फिलर पिघलकर कैपिलरी एक्शन जैसे दिया तेल को खींचता है ना, वैसे ही जॉइंट के बीच में फैल जाता है और जमने पर चिपक जाता है। इससे अलग अलग मेटल्स को आसानी से जोड़ा जा सकता है। एयर कंडीशनिंग पाइप्स, रेफ्रिजरेटर कॉलर्स और साइकिल फ्रेम अक्सर ब्रेज किए जाते हैं ताकि पाइप लीक प्रूफ रहे। लेकिन जॉइंट की स्ट्रेंथ जो होती है वो मतलब थोड़ी सी कम होती है बाकी वेल्डिंग प्रोसेसेस के मुकाबले। तो देखा आपने, ये थे दुनिया के टॉप 13 मोस्टली यूज्ड वेल्डिंग प्रोसेसेस जिनके बारे में आज हमने बात करी। और सही कहूं तो मैंने सिर्फ मोस्टली यूज्ड प्रोसेसेस ही बताए हैं। अगर हम और गहराई में जाएं तो वेल्डिंग के ऐसे बहुत सारे तरीके इंडस्ट्री में आ चुके हैं जिन्हें देख के हमें समझ आता है कि मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया किस तेजी से बढ़ रही है। हम आने वाली वीडियोस में उनको भी कवर करेंगे फॉर श्योर। देखो, अगर आप एक मशीनिस्ट हो तो आपको वेल्डिंग में एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हर तरह की वेल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, इनका नाम पता होना चाहिए, हल्का फुल्का वर्किंग मैकेनिज्म तो पता होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है ये। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरी वेबसाइट पे जाकर मेरे सीएनसी का कोर्स जरूर चेकआउट करना, खरीदना नहीं खरीदना बात की बात है, चेकआउट जरूर करें और एटलीस्ट मेरी एंड्रॉइड ऐप को जरूर डाउनलोड करके अपने फोन में रखें। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे किसी और मैकी टैकी वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी वेल्डिंग।